नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश पर कितने सालों तक रहेगा मोदी का राज? 2026 में पीएम मोदी करेंगे क्या बड़ा, और पीएम बनते ही योगी पहला काम क्या करेंगे? इन दिनों देखिए इस तरह के सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि यूपी के चुनावी नतीजों के बाद महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्र आनंद गिरी ने एक साथ कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की हैं। और जो कि देखिए हमारा देश सदैव साधु संतों और ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है। यहाँ एक से बढ़कर एक तपस्वी ऋषि मुनि हुए हैं और इस कारण देश के संत समाज से अगर कोई बात उठती है या फिर बोली जाती है तो उस पर 140 करोड़ भारतीयों का ध्यान जाता है। इस वक्त सोशल मीडिया में महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्र आनंद गिरी की भविष्यवाणियां सबसे ज्यादा वायरल हो रही हैं। हम उन्हीं महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्र आनंद गिरी की बात कर रहे हैं जिन्होंने इसकी मांग उठाई थी कि सर्वप्रथम भारत के सभी मदरसों को बंद करके उनमें बेसिक शिक्षा के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। जिन्होंने मदरसों में शिक्षा देने वाले मौलवियों के संपत्ति की जांच की मांग उठाई थी और ये तक भी कह दिया था कि अब देश को एक नए संविधान की जरूरत है। आखिर कब तक पुराना संविधान चलता रहेगा? तो इस बार पीएम मोदी को लेकर महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्र आनंद गिरी की भविष्यवाणी सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। वो ये कहती है, मोदी जी 12 वर्ष के शासन के बाद स्वयं ही पीएम पद का त्याग कर देंगे। राष्ट्रवाद के नाम पर जो अपने देश को बेहतर तरीके से चला सकने में सक्षम होगा उस व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री पद की गद्दी देंगे। वो स्वयं ही राजनीति का त्याग कर एक बड़ी मिसाल कायम कर राजनीति का नया इतिहास रचेंगे और कीर्तिमान बनाएंगे। तो देखिए पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर स्वामी यतीन्द्र आनंद गिरी की कही बातें कितनी सच हो पाती हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसके सच होने की संभावना कितनी है इसको लेकर राजनीतिक पंडितों की देखिए अपनी एक थ्योरी है। अब 24 के ऐतिहासिक लोकसभा चुनाव में देखिए अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन सत्ता पर काबिज बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। बीजेपी एक बार फिर मोदी ब्रांड को भुनाकर सत्ता में फिर से वापसी करना चाहती है। तभी तो बिना देरी किए देश के गृह मंत्री अमित शाह इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि एनडीए की तरफ से मोदी जी ही पीएम पद के उम्मीदवार होंगे और 24 में भी देखिए मोदी रहेंगे। आखिर क्यों? तो इसके पीछे देखिए एक नहीं कई कारण है। पहला कारण यह है कि इस वक्त भारतीय राजनीति में पीएम मोदी की टक्कर का कोई नेता नहीं है। भले ही ममता बनर्जी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, बहुत से ऐसे विपक्षी नेता हैं जो खुद को पीएम पद की रेस में देख रहे हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि विपक्ष में ऐसा कोई नहीं जो इस वक्त पीएम मोदी को कड़ी टक्कर दे सके। दूसरा कारण ये कि पीएम मोदी की लोकप्रियता दुनिया भर के नेताओं पर भी भारी है और आज की तारीख में जब विश्व पटल पर पीएम मोदी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके हाव भाव, बोलने का तरीका, वो सब 140 करोड़ भारतीयों को इन सब चीज़ों को देखकर यही महसूस होता है कि भारत का शेर बोल रहा है। और तीसरा कारण ये कि बीजेपी के भीतर भी पीएम मोदी के कद का नेता फिलहाल नहीं है। हालांकि देखिए पीएम मोदी के बाद सीएम योगी को भी पीएम मटेरियल के तौर पर जरूर देखा जाता है, लेकिन 24 के बाद फिलहाल तो मोदी की जीत के लिए योगी दिन रात मेहनत कर रहे हैं क्योंकि यूपी से लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें आती हैं और कहते हैं कि जो यूपी जीत गया वो देश जीत गया, और इसलिए मोदी के जिताऊ रथ का सारथी कोई और नहीं बल्कि सीएम योगी ही बने हुए हैं। हालांकि देखिए 2025 और 2026 के दौरान पीएम मोदी राजनीतिक संन्यास लेकर योगी आदित्यनाथ को सत्ता की गद्दी सौंप सकते हैं क्योंकि तब उनके सामने पार्टी के 75+ नेताओं का रूल होगा। ऐसे वरिष्ठ नेता जो उम्र की 75 साल की दहलीज पार कर चुके हैं वो ना ही कैबिनेट का हिस्सा होंगे और ना ही कोई चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या पता देखिए देश को योगी के रूप में अपना अगला प्रधानमंत्री मिले। लेकिन हाँ, अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका पहला कदम क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की ओर होगा? इस पर आप लोगों के क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताइए।
आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, मंचस्थ सभी वरिष्ठ महानुभाव, उपस्थित सभी गणमान्य सांसदगण, अन्य सभी महानुभाव, जितना मैं वेंकैया जी को जानता हूं, मुझे नहीं लगता है कि विदाई संभव है। ग्यारह तारीख के बाद आप जरूर अनुभव करेंगे कि किसी न किसी काम से आप पर फोन आएगा, आपके विषय में कुछ जानकारी मिली होगी, सुख दुख की बात होगी तो तुरंत पूछेंगे। यानी एक प्रकार से वो हर पल सक्रिय रहते हैं, हर पल हर किसी के बीच होते हैं, और ये उनकी बड़ी विशेषता रही है। उनके जीवन की भी क्षमता को अगर हम देखें, मैं जब पार्टी संगठन का काम करता था और उस समय अटल जी की सरकार बनी, मंत्री परिषद की रचना हो रही थी, तो मैं संगठन का काम करता था, तो मेरा और वेंकैया जी के बीच संवाद जरा अधिक रहता था। उन्होंने मुझे कहा कि वैसे तो ये प्रधानमंत्री का ही अंतिम निर्णय होता है कि कौन मंत्री बनेगा, किस मंत्री को क्या काम मिलेगा, कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा, और ये भी तय था कि साउथ में से वेंकैया जी जैसे वरिष्ठ नेता का मंत्री होना तय था। लेकिन वो चाहते थे कि बहुत बड़ा तामझाम वाला, जरा ग्लैमरस ऐसा कोई डिपार्टमेंट मुझे बचाइए। और बोले अगर प्रधानमंत्री जी को बुरा न लगे तो मेरी इच्छा है कि मेरे मन का काम अगर है वो है ग्रामीण विकास, अगर मुझे ग्रामीण विकास का काम मिले तो मैं करना चाहता हूं। यानी ये पैशन, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अटल जी को वेंकैया जी की और भी जरूरतें थी, लेकिन चूंकि उनका मन ये था तो अटल जी ने उस प्रकार से निर्णय भी किया और उस काम को बखूबी वेंकैया जी ने निभाया। अब और एक विशेषता देखिए, वेंकैया जी शायद एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय तो देखा ही देखा, शहरी विकास भी देखा। यानी एक प्रकार से विकास के जो प्रमुख दोनों पहलू कहें, उसमें उन्होंने अपनी महारत दिखाई। वे पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे, राज्यसभा के पहले सभापति थे, जो राज्यसभा के मेंबर रहे थे। बाकी ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिला था, शायद अकेले वेंकैया जी को मिला। अब जो स्वयं लंबे समय तक राज्यसभा में रहे हो, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के रूप में कार्यभार देख चुके हो, इसका मतलब है कि उनको सदन में क्या क्या चलता है, पर्दे के पीछे क्या चलता है, कौन सा दल क्या करेगा, ट्रेजरी बैंक की तरफ से क्या होगा, सामने से क्या होगा, वो उठ करके उसके पास गया, मतलब ये खुराफत कुछ चल रही है, इन सारी बातों का उनको भलाई भांति अंदाज था। और इसलिए सभापति के रूप में
दोनों तरफ उनको पता रहता था कि आज ये करेंगे, और ये उनका जो अनुभव था वो ट्रेजरी बेंच के लिए उपयोगी होता था, तो विपक्ष के मित्रों के लिए परेशानी भी का कारण बनता था कि पता चल जाता था। लेकिन उन्होंने सदन को और अधिक सक्षम बनाना, सांसद का बेस्ट देश को कैसे मिले, ये उसकी चिंता। पार्लियामेंट्री कमिटीज अधिक प्रोडक्टिव हो, आउटकम ओरिएंटेड हो और वैल्यू एडिशन करने वाली हो। शायद वेंकैया जी पहले ऐसे सभापति रहे होंगे जिन्होंने पार्लियामेंट्री कमिटीज के फंक्शन के संबंध में भी इतनी चिंता की होगी और राजी नाराजी व्यक्त करते हुए उसमें सुधार लाने का एक निरंतर प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि आज जब हम वेंकैया जी के कार्यों की सराहना करते हैं तो साथ साथ हम संकल्प भी करें कि सभापति के रूप में एक सांसद के नाते हम लोगों से उनकी जो अपेक्षाएं रही हैं, उन अपेक्षाओं को परिपूर्ण करके सच्चे अर्थ में उनकी सलाह को हम जीवन में यादगार बनाएंगे तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी सेवा होगी।